Good morning class. Today I will discuss on the topic AGM setup. बेसिकली पिछले टर्म पे हम लोग बात किए थे कि एब्रेसिव जेट मशीनिंग में किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और कौन कौन से पार्ट्स इसके हैं, इसके बारे में हम लोग बेसिकली बात किए थे। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे एजीएम का पूरे सेटअप के बारे में कि एब्रेसिव जेट मशीनिंग में स्टार्टिंग से लेके एंड तक कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं और कैसे मशीनिंग वो अकर करती है। बेसिकली इसमें एब्रेसिव जेट मशीनिंग में हम लोग पिछले टर्म पे जो एक आइडिया लिए थे, जो बात किए थे, वो ये कहा गया था कि हाई वेलोसिटी एब्रेसिव गैस जेट जो कि लगभग 150 से लेके 300 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से स्ट्राइक कराया जाता है कंट्रोल्ड मैनर में वर्कपीस के ऊपर, जिससे कि आपका ब्रिटल फ्रैक्चर होता है और मटेरियल रिमूवल होता है। ठीक है, तो उस एब्रेसिव पार्टिकल के हाई वेलोसिटी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, उसके काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं मटेरियल रिमूवल पर्पस के लिए, मटेरियल रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि भाई इसके इक्विपमेंट्स के बारे में, उसके सेटअप्स के बारे में। तो इसमें बेसिकली आप ये देखिए, ये आपका एयर कंप्रेसर लगा हुआ है इस पॉइंट पे, और ये आपका प्रेशर कंट्रोल वाल्व है, ये आपका ड्रायर है, ये फिल्टर है, ये आपका मिक्सिंग चैम्बर है, ये एब्रेसिव फीडर है, हुपर वगैरह लगा हुआ है, ये एब्रेसिव मिक्स्ड विथ कैरियर गैस, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑन ऑफ वाल्व है, ये पूरा कंट्रोल्ड मैनर में यहाँ पे मशीनिंग हो रही है, ये वर्क पीस है, ये आपका नोजल है। ठीक है, ये एग्जॉस्ट सिस्टम है, तो ये आपका टेबल है। तो ये बेसिक एब्रेसिव जेट मशीनिंग के पार्ट्स हो गए। अब इसमें भाई एयर कंप्रेसर का क्या काम है, इसे डिफरेंट कंपोनेंट्स का क्या वर्क है, इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इन एजीएम एयर कंप्रेसर basically air compressor is an compressor which compress the air at a pressure of around 5 bar। ये 5 बार के अराउंड प्रेशर को कंप्रेस करता है। अराउंड 5 बार्स इज यूज्ड एज अ कैरियर गैस। ठीक है, तो ये जो गैस है उसको कंप्रेस कर रहा है कितने के अराउंड 5 बार, और उस गैस का इस्तेमाल हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एज अ कैरियर गैस। ठीक है, तो कैरियर गैस के फॉर्म में उस गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इन तरीके की गैसेस होती हैं। ठीक है, अब इसको हम जो 5 बार के प्रेशर तक ले जाते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं। ठीक है, और इसमें जो गैसेस हो रही है वो बताया गया है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है। उस कैरियर गैस के तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल इसमें बेसिकली कैरियर गैस के फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, द कैरियर गैस इज फर्स्ट पास थ्रू अ प्रेशर रेगुलेटर। ये प्रेशर रेगुलेटर कंट्रोल वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व से पास किया जाता है। प्रेशर रेगुलेटर टू ऑब्टेन द डिजायर्ड वर्किंग प्रेशर। ठीक है, तो ये जो कंप्रेस्ड गैस होती है, अब वो गैस कंप्रेस्ड गैस आपका चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या इसका मिक्सचर इस तरीके का होगा, तो उसको आप पास कराते हैं प्रेशर कंट्रोल वाल्व के अंदर से। यहां से पास कराने का क्या मकसद होता है, ताकि एक डिजायर्ड प्रेशर आप पा सकें। ठीक है, फॉर डिजायर टू ऑब्टेन फॉर डिजायर्ड वर्किंग प्रेशर। ठीक है, तो द गैस इज देन पास्ड थ्रू अ एयर ड्रायर। एयर ड्रायर के थ्रू ये पास किया जाता है टू रिमूव एनी रेजिडुअल वाटर वेपर। अगर कोई वाटर वेपर बचा हुआ है तो उसको रिमूव करने के लिए एयर ड्रायर के अंदर से
पास किया जाता है। उसके बाद ये फिल्टर से पास किया जाता है। फिल्टर से क्यों पास किया जाता है? फिल्टर से इसलिए पास किया जाता है क्योंकि अगर कोई मान लिया ऑयल वेपर या पार्टिकुलेट कंटामिनेंट्स वगैरह हो तो इसके लिए इस फिल्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, टू रिमूव एनी ऑयल वेपर और पार्टिकुलेट कंटामिनेंट द सेम इज पास थ्रू अ सीरीज ऑफ फिल्टर। ठीक है, देन द कैरियर गैस इंटर्स in a closed chamber. This chamber is known as mixing chamber. ठीक है, the abrasive particles enters the chamber from the hopper. इसको हम लोग hopper बोलते हैं। ठीक है, abrasive feeder का है चाहे hopper का ही है। ठीक है, तो hopper HOPPER। ठीक है, तो यहां से हम abrasive particles को enter कराते हैं। ठीक है, the abrasive particles enter the chamber फ्रॉम द होपर थ्रू अ मेटेलिक शीव। ये एक शीव मशीन है जो कि क्या कर रहा है, शेक हो रहा है, जो वाइब्रेट कर रहा है। बेसिकली इसमें वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, ये दिखाया गया है वाइब्रेशन। ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शेकर है। ठीक है, ये वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेशन क्रिएट करता है। यही वाइब्रेशन डिफाइन करता है कि जो एब्रेसिव का फ्लो रेट है, जो मटेरियल जो मास फ्लो रेट ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल है वो कितना है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो शेक कर रहा है, जो शेकर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शेकर है, इसका एम्पलीट्यूड और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, तो द एब्रेसिव पार्टिकल्स एंटर द चैम्बर फ्रॉम द होपर थ्रू अ मेटेलिक शीव। द शीव इज कॉन्स्टेंटली वाइब्रेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शेकर। ठीक है, द मास फ्लो रेट ऑफ एब्रेसिव, इसका मास फ्लो रेट अराउंड 15 ग्राम पर मिनट। ये जो मास फ्लो रेट है, जिस रेट से ये एब्रेसिव पार्टिकल्स इसके अंदर मिक्सिंग चैम्बर के अंदर आता है वो है 15 ग्राम पर मिनट। इंटरिंग द चैम्बर डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड एंड वाइब्रेशन ऑफ द शीव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। ये डिपेंड करेगा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो शेकर है वो उसका वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड कितना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मास फ्लो रेट ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल कितना होगा, मतलब कितना एब्रेसिव पार्टिकल्स पर मिनट इसमें आएगा इस होपर के द्वारा इस मिक्सिंग चैम्बर में। ये डिपेंड किस पे करेगा, ये फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शेकर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, देन द एब्रेसिव पार्टिकल्स आर देन कैरीड बाय द कैरियर गैस। अब इसके बाद इसमें बेसिकली ये मिक्सिंग चैम्बर में आपका कैरियर गैस इधर से आया, फिल्टर अल्टर होके, ड्रायर से होके, फिल्टर होके, तो ये एब्रेसिव पार्टिकल को अपने साथ में आपका कैरियर गैस ले जाता है, मतलब वो कैरी कराता है। कैरियर गैस का बस इतना रोल है कि वो एब्रेसिव पार्टिकल को एक फोर्स प्रोवाइड करना, एक कैरी करना अपने साथ, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंड्यूस करना, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी को प्रोवाइड करना। ठीक है, ये फंक्शन है आपके कैरियर गैस का, मतलब उसको कैरी करना। ठीक ठीक है, एब्रेसिव पार्टिकल्स आर देन कैरीड बाय द कैरियर गैस। ये क्या है, एब्रेसिव मिक्स्ड विद द कैरियर गैस। ठीक है, मिक्स्ड यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो द एब्रेसिव पार्टिकल्स आर देन कैरीड बाय द कैरियर गैस टू द मशीनिंग चैम्बर वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑन ऑफ वाल्व। ये मशीनिंग चैम्बर में जाने से पहले ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑन ऑफ वाल्व है, उसके द्वारा ये होके जाता है। ठीक है, द मशीनिंग इंक्लूजर इज एसेंशियल टू कंटेन द एब्रेसिव एंड मशीन्ड पार्टिकल्स इन अ सेफ एंड इको फ्रेंडली मैनर। अब ये जो चैम्बर है वो इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से इंक्लोज किया गया है ताकि जो मशीनिंग हो वो प्रॉपर हो, इको फ्रेंडली हो और सेफ हो। ठीक है, द मशीनिंग इज कैरिड आउट एट अ हाई वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी अराउंड 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी लगभग होती है। ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स आर इश्यूड फ्रॉम द नोजल। यहाँ पे ये नोजल शो किया गया है, इसके अंदर से जो एब्रेसिव पार्टिकल आता है उसकी वेलोसिटी लगभग 200 मीटर पर सेकेंड होती है। ऑन टू द वर्क पीस
ट्रेवर्सिंग अंडर द जेट, कि हाई जेट से ये इस पे स्ट्राइक करता है, इम्पिंज करता है, और उसकी वजह से ब्रिटल फ्रैक्चर होता है, जिसकी वजह से आपका मटेरियल रिमूवल होता है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें प्रोसेस पैरामीटर्स एंड मशीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करना था, लेकिन पहले प्रोसेस पैरामीटर्स के ऊपर बात कर लेंगे कि प्रोसेस पैरामीटर्स क्या होता है। अब प्रोसेस पैरामीटर्स ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो उस मशीनिंग प्रोसेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करें। प्रोसेस पैरामीटर्स ऑफ एब्रेसिव जेट मशीनिंग, इसका मतलब प्रोसेस पैरामीटर्स ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो उस मशीनिंग प्रोसेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करें। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने जो प्रोसेस पैरामीटर्स सेलेक्ट किया है, अगर उसमें वेरिएशन करें तो आपके उस प्रोसेस में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब मटेरियल रिमूवल रेट वगैरह में भी उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, मशीनिंग में उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली प्रोसेस पैरामीटर्स के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तो कौन कौन से प्रोसेस पैरामीटर्स हैं? एब्रेसिव पहला, फिर कैरियर गैस है, फिर एब्रेसिव जेट है, फिर नोजल है। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस पैरामीटर्स ऑफ एजीएम में एब्रेसिव। प्रोसेस पैरामीटर्स पहले जान लिए कि प्रोसेस पैरामीटर्स ऐसे पैरामीटर्स हैं जो उस प्रोसेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे। अगर उसको कम ज़्यादा कुछ करते हैं, हम चेंज करते हैं, मान लिया जैसे एब्रेसिव है तो एब्रेसिव के मटेरियल में अगर आप चेंज करते हैं तो फर्क पड़ेगा। एब्रेसिव के साइज को चेंज करते हैं तो फर्क पड़ेगा। एब्रेसिव के शेप को चेंज करते हैं तो फर्क पड़ेगा। उसके मास फ्लो रेट को आप चेंज करते हैं तो पूरे मशीनिंग में उसका इफेक्ट होगा। तो ये प्रोसेस पैरामीटर्स खाली एजीएम में ना होके सभी अनकन्वेंशनल मशीनिंग या सभी मशीनिंग प्रोसेस या सभी प्रोसेस में आप ये देखेंगे कि प्रोसेस पैरामीटर्स इन्वॉल्व होंगे। अब प्रोसेस पैरामीटर्स ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो उस प्रोसेस में अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं, और अगर उसको चेंज करेंगे आप तो उस प्रोसेस में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब प्रोसेस पैरामीटर में सबसे पहले देखते हैं एब्रेसिव। एब्रेसिव में पहले ये देखते हैं कि एब्रेसिव किस मटेरियल का हो सकता है। एब्रेसिव मटेरियल आपका एल्यूमिना भी हो सकता है, सिलिकॉन कार्बाइड हो सकता है, ग्लास बीड्स हो सकती हैं, ठीक है, डायमंड वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कॉस्ट फैक्टर होगा इसलिए इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर जो एब्रेसिव पार्टिकल, एब्रेसिव पे ध्यान दीजिएगा, एब्रेसिव मटेरियल है, एल्यूमिना है, सिलिकॉन कार्बाइड है या ग्लास बीड है। तो अगर ये मटेरियल बदलेंगे, चाहे एल्यूमिना की जगह पे सिलिकॉन कार्बाइड यूज करेंगे तो आपको अलग चीज देखने को मिलेगी, ग्लास बीड इस्तेमाल करेंगे तो अलग चीजें देखने को मिलेंगी, है ना। ये डिपेंड करेगा कि वर्क पीस का मटेरियल कैसा है, वर्क पीस की हार्डनेस कितनी है, कई चीजों के ऊपर, वर्क पीस मटेरियल का टाइप क्या है, कई चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। इसी हिसाब से हम सिलेक्ट करेंगे कौन सा एब्रेसिव का मटेरियल यूज हमको करना चाहिए, ठीक है। फिर बात करेंगे कि शेप, मतलब जो एब्रेसिव पार्टिकल जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं उसका शेप कैसा है, इरेगुलर है या स्फेरिकल है। इरेगुलर भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मटेरियल आपका एल्यूमिना हो सकता है, सिलिकॉन कार्बाइड हो सकता है, ग्लास बीड हो सकता है। साइज एब्रेसिव पार्टिकल का क्या होगा, 10 से लेके 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। एब्रेसिव पार्टिकल का साइज ये बताया गया है, मतलब 10 रखेंगे तो अलग आपको इफेक्ट दिखेगा, और 50 माइक्रोमीटर रखेंगे तो अलग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसलिए प्रोसेस पैरामीटर्स में इसको इंक्लूड किया गया। मास फ्लो रेट 2 से 20 ग्राम पर मिनट, है ना, 2 ग्राम पर मिनट से लेके 20 ग्राम पर मिनट मास फ्लो रेट। तो हमने कहा था मास फ्लो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, वो उसके शेकिंग कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या है उस शेकर का उस पर्टिकुलर टाइम पे, उसके हिसाब से हम मास फ्लो रेट डिफाइन करेंगे, ठीक है। समझने की नहीं बात। अगर मान लिया एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशन कम है तो मास फ्लो रेट आपका कम होगा, ज्यादा वाइब्रेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मास फ्लो रेट
बढ़ेगा, उसमें शेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो ठीक है। नेक्स्ट है कैरियर गैस। कैरियर गैस मतलब जो गैसेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो हो सकता है आपका एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इस तरीके की गैसेस का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कैरियर गैस आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सी कैरियर गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। उसकी डेंसिटी क्या है, जैसे एयर की डेंसिटी 1.3 kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है इस कैरियर गैस की, वेलोसिटी क्या है, जो आप कैरियर गैस इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी क्या है, 500 से लेकर 700 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। 500 रखेंगे तो अलग इफेक्ट दिखेगा, 700 रखेंगे तो अलग इफेक्ट दिखेगा, इसके इंटरमीडिएट रखेंगे तो अलग इफेक्ट आपको दिखेगा, ठीक है। मतलब ये वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूवल पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। कैसा फिनिशिंग दे रहा है सब पे इफेक्ट करेगा, कितना मटेरियल रिमूव हो रहा है इसके ऊपर इफेक्ट करेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये सभी चीजें फाइनली आपके मशीनिंग के ऊपर इसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा अगर इन चीजों को आप वेरी कराते हैं तो इसीलिए ऐसे प्रोसेस, ऐसे पैरामीटर्स को हम लोग प्रोसेस पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। फिर कैरियर गैस का कंपोजिशन हो गया, फिर डेंसिटी हो गई, फिर वेलोसिटी हो गया 500 से लेकर 700 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर हो गया कि प्रेशर, जो आप कैरियर गैस इस्तेमाल करते हैं उसका प्रेशर कितना है, 2 से 10 बार रखते हैं। फ्लो रेट क्या है, 5 से लेकर 30 लीटर पर मिनट फ्लो रेट है, चूंकि गैस है आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए लीटर के फॉर्म में है। 5 से लेकर 30 लीटर पर मिनट कैरियर गैस का, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई एब्रेसिव जेट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। जो एब्रेसिव जेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी 100 से लेकर 300 मीटर पर सेकंड है, जैसे वहाँ पे दिखाया कि 200 मीटर पर सेकंड का हम वेलोसिटी रख रहे हैं। तो ठीक है, 100 से 300 तक वेरी कर रहा है, 100 भी रख सकते हैं, 300 भी रख सकते हैं, उसके इंटरमीडिएट में भी आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। अब बात की जाएगा कि भाई मिक्सिंग रेशियो क्या होगा। मिक्सिंग रेशियो ये है मास ऑफ एब्रेसिव अपॉन मास ऑफ गैस, मास फ्लो रेशियो ऑफ एब्रेसिव टू गैस, इसी को बोलेंगे मिक्सिंग रेशियो। इसका मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस में कितने एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, उसी को हम बोलेंगे मिक्सिंग रेशियो। मास फ्लो रेशियो ऑफ एब्रेसिव टू गैस, इसी को बोलेंगे हम लोग मिक्सिंग रेशियो, दैट इज मास ऑफ एब्रेसिव अपॉन मास ऑफ गैस, ठीक है। फिर देखेंगे कि स्टैंड ऑफ डिस्टेंस क्या है। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस का मतलब नोजल का वर्कपीस के बीच, नोजल और वर्कपीस के बीच का डिस्टेंस, इसी को बोल रहे हैं हम लोग स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। ये बोला जा रहा है स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, ये आपका नोजल है, ये आपका वर्कपीस है एजीएम में, तो इस डिस्टेंस को बोल रहे हैं स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस 0.5 से लेके 5 mm तक है, ठीक है। 15 mm मान लीजिए, 5 mm, ठीक है। 0.5 से लेके आपका 5 mm है, ठीक है। ये हो गया। फिर देखेंगे कि आपका इम्पिंजमेंट एंगल। इम्पिंजमेंट एंगल मतलब जो स्ट्राइक करेगा, जो एब्रेसिव पार्टिकल स्ट्राइक करेगा वर्कपीस पे, वो कितने एंगल पे करेगा, स्ट्रेट करेगा 90 डिग्री पे या किसी एंगल पे वो कन्वर्ज करके करेगा, तो 60 डिग्री या टू 90 डिग्री ये होता है इम्पिंजमेंट एंगल। नेक्स्ट, जो मटेरियल आपका जो नोजल है उसका मटेरियल आपका टंगस्टन कार्बाइड या सैफायर होगा, ठीक है। टंगस्टन कार्बाइड या सैफायर होगा। और जो डायमीटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनल डायमीटर नोजल का, ये नोजल के ऊपर बात कर रहे हैं। वे नोजल आप कौन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं इसके ऊपर बात हो रही है कि नोजल आप कौन कौन सा यूज कर सकते हैं। नोजल आप टंगस्टन कार्बाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं और सैफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट बात आई भाई डाया आप कौन सा यूज कर रहे हैं, समझ गए नहीं। डायमीटर आप कौन सा कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनल डायमीटर कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपका डायमीटर का मतलब ये आपका नोजल के डायमीटर के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, कि नोजल की डायमीटर कितनी होगी। तो नोजल का जो डायमीटर है वो इंटरनल डायमीटर 0.2 से लेके 0.8 mm तक है, ठीक है। उसकी लाइफ क्या होगी, नोजल जो ये नोजल के बारे में पूरे बता रहे हैं कि नोजल का मटेरियल क्या होगा, नोजल का डायमीटर क्या होगा, इंटरनल डायमीटर 0.2 से लेके 0.8 mm। नोजल की लाइफ क्या होगी, 10 से लेके 300 आवर, इसको आवर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि 10 से लेके 300 आवर तक नोजल की लाइफ आपकी रह रही है, ठीक है। तो ये चीजें बेसिकली बताया गया कि कौन कौन से सेटअप्स, मतलब आपका जो प्रोसेस पैरामीटर्स के ऊपर बात किया गया, कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे जो एब्रेसिव जेट मशीनिंग को अफेक्ट करेंगे, ठीक है, एब्रेसिव जेट मशीनिंग को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये अलग अलग बुक में कहीं कहीं आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल जाएगा, जैसे नोजल टिप डिस्टेंस के केस में हमने देखा, तो हल्का फुल्का आपको वेरिएशन कहीं कहीं देखने को मिलेगा। वैसे स्टैंडर्ड या एनपीटीईएल के रेफरेंस से हमने इसको यूज किया है ये डाटा, इसलिए करेक्ट है। और भी रोशन मलिक वगैरह में भी वो चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब ये क्रिटिकल पैरामीटर्स के ऊपर अगर बात करेंगे कि इनके कौन कौन से क्रिटिकल पैरामीटर्स होंगे, वो पैरामीटर्स आपके एब्रेसिव फ्लो रेट हो गए, वेलोसिटी होगी, नोजल टिप डिस्टेंस हो गया फ्रॉम वर्क पीस, एब्रेसिव ग्रेन साइज हो गया, जेट इंक्लिनेशन हो गया, ठीक है। किस टाइप के मटेरियल एप्लीकेशन के ऊपर अगर बात करेंगे तो हार्ड एंड ब्रिटल मेटल्स के ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एलॉयज के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन मेटेलिक मटेरियल जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ग्लास, सेरेमिक, माइका के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, स्पेशली सुटेबल फॉर थिन सेक्शन, ठीक है। किस तरीके की शेप इससे प्रोवाइड किया जाता है, ड्रिलिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, डेबरिंग कर सकते हैं, इचिंग कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं। लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन बेसिकली इस प्रोसेस में हम कह सकते हैं लो मटेरियल रिमूवल रेट है, जो कि और ये सब प्रॉब्लम है, मतलब लो एमआरआर है, और पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रे एब्रेसिव एक्शन, मतलब जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर छींट जाते हैं, मतलब स्ट्रे फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली है। इसमें मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल रिमूवल क्या है, किस मैकेनिज्म पे काम करता है आपका, ब्रिटल फ्रैक्चर बाय इम्पिंजिंग एब्रेसिव ग्रेन्स एट हाई स्पीड, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेसिकली वर्क